डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 7 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। आपने यह समझा कि यदि किसी मैग्नेट को यहाँ पर हम रख दें तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है, जिसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। इस बात को फिगर के द्वारा आपको समझाया गया। तो यहाँ पर जिस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप किसी वायर में करंट फ्लो कराएं, जैसे वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर में करंट फ्लो करने से इसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बिल्कुल इस समय आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई एक वायर में हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गया, लेकिन इस बात का पता लगाया ऑर्स्टिड वैज्ञानिक ने। तो आइए हम देखें कि ऑर्स्टिड ने एक्सपेरिमेंट करके किस प्रकार से यह पता लगाया कि किसी वायर में करंट फ्लो हो तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इसके लिए ऑर्स्टिड ने एक सेल लिया, ओके, बैटरी भी यहां पर ले सकते हैं, और देख रहे हैं इस तरह से ये तार को कनेक्ट किया गया है। यहां पर ये स्विच के रूप में ये कुंजी है, स्विच है एक तरह से की कहिए इसको, लेकिन अभी यह डिसकनेक्ट है, अभी ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये सेल का पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, और इस तरह से ये तार यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक निडल किस तरह से है, ऐसा मान लिया जाए कि इधर नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर साउथ डायरेक्शन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि आप किसी मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है और जो दूसरा एंड है वह साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो इस मैग्नेटिक निडल का ये जो पॉइंट होगा नॉर्थ पोल होगा और यह पॉइंट साउथ पोल होगा, और इस वक्त ये निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरी हुई है। ठीक इस निडल के ऊपर से ये तार गुजर रहा है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, अभी तो स्विच ऑफ है, लेकिन जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, सेल के पॉजिटिव प्लेट से करंट चलेगी और ये करंट इस तरह से होते हुए इसमें, इस तरह से होते हुए ये फिर अपने नेगेटिव प्लेट की ओर लौट आती है। तो ये है करंट। करंट का डायरेक्शन भी इस समय अगर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। बिल्कुल इसको मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर वेस्ट होगा और उधर ईस्ट होगा। इस तरह से इसको आप समझने का प्रयास करें। ओके, आइए इस तरह से हम समझें। जैसे सपोज कीजिए कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन को मैं देख रहा हूं, तो सामने मेरे नॉर्थ डायरेक्शन होगा, मेरे बैक में साउथ डायरेक्शन होगा, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम, और मेरे राइट हैंड की तरफ इधर ईस्ट होगा यानी कि पूरब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने नॉर्थ मान लिया है, ये साउथ है। उस साइड में अगर आप चलते हैं ब्लैक बोर्ड के उस पार तो वो ईस्ट होगा, और ब्लैक बोर्ड के इधर अगर आप आते हैं, इधर आप डायरेक्शन देखें तो यह डायरेक्शन होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। ओके, अब देखिए यहां पर होगा क्या, जो ही करंट इसमें फ्लो करेगी यह सुई नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रह जाएगा, ये सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये सुई विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पर तो विक्षेपित दिखलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस चौक के द्वारा आप समझिए कि यह मैग्नेटिक निडल है। जो ही ऊपर से करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये सुई ऐसे घूम जाएगी, यानी कि इसका जो नॉर्थ है ऐसे घूमेगा। आप नहीं देख पा रहे होंगे,
इसका जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ जो सिरा है ये किधर घूमेगा, ये वेस्ट की तरफ घूमेगा। आप देखिए ये लेफ्ट में घूमेगा। ओके, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। इसी लेफ्ट डायरेक्शन को आप वेस्ट कर सकते हैं, पश्चिम कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर डायरेक्शन इसका बदल दें, जो यहां पर करंट का डायरेक्शन है अगर इसको हम चेंज कर दें तब क्या होगा। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहां पर हमें सेल को चेंज करना होगा। अब देखिए सेल को हमने चेंज कर दिया है, अब करंट इस तरह से फ्लो नहीं होगी, अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो उसको मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ एरो के द्वारा। अब करंट इसके पॉजिटिव से चलेगी ऐसे, इस तरह से जा रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ यह जाना चाह रही है। करंट का डायरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हमने कर दिया है। अब क्या होगा, अभी भी सुई डिफ्लेक्ट होगी, सुई विक्षेपित होगी, लेकिन अगर सुई इस तरह से है तो वह पूर्व डायरेक्शन में ईस्ट में ये विक्षेपित होगी, या ये कहिए कि राइट साइड में विक्षेपित होगी, दाहिने तरफ विक्षेपित होगी। तो ये स्थिति है, इस स्थिति को ऑर्स्टिक ने दिखलाया प्रयोग करके। अब यदि इस करंट को हम रोक दें, इसमें करंट अगर फ्लो न हो तब क्या होगा। तो अगर ये नीडल इस तरह से डिफ्लेक्टेड है तो ये फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाती है। अगर ये इधर डिफ्लेक्टेड है तो फिर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर ठहर जाती है। तो ये है ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हम यह जान चुके हैं कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसी घटना पर आधारित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बायो और सेवर्ट ने, और उन्होंने यहाँ से एक फार्मूला प्राप्त किया। जैसे ये एक वायर है, इन्फिनिटी लेंथ का ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। वैसे तो देखा जाए तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हमने मान लिया dB, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि यह केवल एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, बहुत माइन्यूट टुकड़ा होता है वो, लेकिन यहाँ पर ताकि आप स्पष्ट देख सकें तो इतना बड़ा हमने लेंथ ले लिया है, लेकिन ये बहुत छोटा टुकड़ा होता है। यहाँ से अगर देखा जाए कि इस पॉइंट का नाम P लिख दीजिए, इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो ये r है, लेकिन वेक्टर के रूप में हम लेंगे, इस पर एरो हमने लगा दिया। यहाँ पर देखा जाए तो यह जो अल्प लंबाई है, बहुत स्मॉल सेगमेंट है ये, इसको हम कहेंगे dl। ओके, और इसको भी हम वेक्टर के रूप में लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये है dl, बहुत ही माइन्यूट ये भाग होता है। यहाँ पर dl और r के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो ये एंगल है थीटा। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। आइए देखा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बायो और सेवर्ट ने इस पर तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने पता लगाया, फर्स्ट, अगर वायर में करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्राप्त होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, बायो एंड सेवर्ट ने यह भी पता लगाया कि यहाँ पर जो हमने सेगमेंट लिया है, इस सेगमेंट की लंबाई जितनी अधिक होगी, ये लेंथ जितना ही अधिक होगा उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ओके, तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा बायो और शेवर्ट ने कि यहाँ पर अगर हम एंगल लें और इस एंगल के साथ साइन ले लिया जाए तो साइन थीटा का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ओके, और बायो शेवर्ट ने अंत में यह भी कहा कि यहाँ से जो ये दूरी है, दूरी बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होने लगता है। यानी कि फोर्थ पॉइंट में बायो और शेवर्ट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। यानी कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही है कि अगर आर का वैल्यू बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इस तरह से हमें ये 4 नियम प्राप्त होते हैं। इन चारों नियमों को अगर मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। ओके, तो चारों नियमों को अब हम यहाँ पर मिला रहे हैं, एक साथ हम लिख रहे हैं dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, I dl एंड साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है। अब यहाँ पर इस सिंबल को इक्वल के सिंबल में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बायो एंड शेवर्ट ने कांस्टेंट भी दिए और वो कांस्टेंट होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ओके, आगे हम इसको लिख देते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि म्यू 0 है क्या। तो म्यू 0 है परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, तो इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी अर्थात चुंबकशीलता, इसका नाम होता है चुंबकशीलता, लेकिन इसमें 0 लगा हुआ है और 0 बतला रहा है कि चुंबकशीलता तो है लेकिन ये फ्री स्पेस का है, ये निर्वात का है। बिल्कुल इसी तरह से एक सिंबल और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में प्राप्त किया था अपसाइलन 0। यहाँ पर अपसाइलन 0 का नाम था परमिटिविटी। ओके, इसको समझेंगे विद्युतशीलता परमिटिविटी। तो दोनों नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जानना चाहिए। यहाँ पर है, इसका नाम हो जाता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और यहाँ पर चुंबक के केस में हम कहते हैं चुंबकशीलता। तो ये है चुंबकशीलता, ये है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता विद्युत के कारण है, ओके, और चुंबकशीलता चुंबक के कारण है। लेकिन अगर इसका इंग्लिश नेम देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें चेंज है। चुंबकशीलता को हम कहते हैं परमिएबिलिटी, जबकि यहाँ पर विद्युतशीलता को कहते हैं परमिटिविटी। तो ये जानना चाहिए, यहाँ पर भी 0 लगा हुआ है यानी कि फ्री स्पेस का है, यहाँ पर भी अपसाइलन में 0 लगा हुआ है यानी कि ये फ्री स्पेस का है। तो म्यू 0 को हम कहेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक फार्मूला प्राप्त होता है। किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसके लिए ये फार्मूला प्राप्त हुआ dV इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें, इसका बीमा निकालना चाहें, म्यू 0 की बीमा, डायमेंशन ऑफ म्यू 0, तो कैसे प्राप्त होगा। 4 पाई इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यहां से हम डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और फोर्स का हम जानते हैं डायमेंशन ml स्क्वायर t-2। ओके, ये एम्पियर है, एम्पियर के लिए ए हम लिखते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम ए स्क्वायर को ऊपर लेकर चलें तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर
ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। ओके, तो ये हो गया म्यू जीरो की बीमा का है। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लें और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या प्राप्त होगा। ओके, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, आप देखें यहां पर। तो यहां हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। ओके, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो अपॉन 1 होगा, ये उल्टा हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर लिखे तो 10 टू द पावर माइनस 7 होगा और नीचे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। यहां देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह देखें। तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, अगर यहां पर 10 टू द पावर जो माइनस 7 है, अगर इसको हम नीचे ला दें तो क्या होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 9 इंटू 10 टू द पावर। देखिए पावर जो माइनस 7 है नीचे आकर पावर प्लस 7 हो जाएगा और 7 9 ऐड होगा तो यहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर 16। ओके, अब यहां पर अगर देखा जाए तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 10 टू द पावर 16 यहां पर प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से यहां पर एक लाभ हमको मिल रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, और उसको हम c से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो यहां पर प्रकाश की चाल, चुंबक की चुंबकशीलता और विद्युत की विद्युतशीलता के बीच में एक यहां पर शानदार संबंध प्राप्त होता है। यहां अगर हम चाहें c के रूप में लिखना तो आप लिख सकते हैं, c स्क्वायर को यहां पर कर दीजिए। ओके, और अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी चाहें तो हम दिखला सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाता है, इन्हीं को केवल हम रूट में रख दें म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ पर एक ये संबंध प्राप्त होता है प्रकाश की। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।